हेलो नमस्कार एवरीवन। नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आरती आप लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। तो बच्चों, हम लोगों की चर्चा हो रही थी मौर्य काल से संबंधित। तो हमने कंप्लीट किया मौर्य काल की उपलब्धियाँ या मौर्य काल के जो महत्वपूर्ण या एग्जाम में जिनकी संभावना है उन सम्राटों के बारे में या शासकों के बारे में आपसे डिटेल में चर्चा किया। और मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में चर्चा किया आपसे। उसकी स्थापत्य कैसी थी, कला किस तरीके की थी, और स्तूपों के बारे में भी चर्चा किया। तो इस तरीके से हम जो है मौर्य काल का जो दूसरी यूनिट में आता है, हमने आपसे स्टार्टिंग का जो वीडियो है उसमें हमने आपसे चर्चा किया हुआ था जो बिहार स्टेट का जो इतिहास विषय का सिलेबस है उसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा किया था। तो जिन लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग लास्ट वीडियो जा कर के देख लें, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने सिलेबस को अगर एक बार अच्छे से पढ़ लिया और जान लिया कि आने वाले एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, तो ये समझिए कि आपने 50% सिलेबस उसी दौरान ख़त्म कर लिया, जिस दौरान आपने ये जान लिया सिलेबस के माध्यम से कि आपने जो है आपका सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो जा कर के देख लीजिए जा कर के। तो जो बीपीएससी जो आयोग है तो उसने जो है स्टेट का जो इतिहास विषय का जो सिलेबस है उसको 16 यूनिट में डिवाइड किया हुआ है। तो हमने जो है आपके साथ 2 यूनिट कंप्लीट कर दी, पहली यूनिट और दूसरी यूनिट। पहली यूनिट के अंतर्गत जो सिंधु घाटी सभ्यता थी और इसके बाद में वैदिक सभ्यता, ये पहली यूनिट के अंतर्गत आती थी। तो मैंने इसके बारे में भी आपसे डिटेल में चर्चा किया हुआ है। आप पीछे जो लास्ट वीडियोस हैं उनके माध्यम से उनको देख करके आप जो है जानकारी कर सकते हैं कि सिलेबस कितना हो चुका है। इसके बाद में जो दूसरी यूनिट थी, तो दूसरी यूनिट के अंतर्गत जो मौर्य काल का पूरा जो मौर्य काल की उपलब्धियां हैं, उनके जो प्रमुख शासक हुए हैं और उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या क्या थी, इसके बारे में हमने आपसे डिटेल में चर्चा किया। वह अशोक के धम्म और अशोक के स्तंभ लेख और अशोक के शिलालेख, इन सब के बारे में हमने डिटेल में चर्चा किया हुआ है। आप लास्ट वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम थर्ड यूनिट में एंट्री करने वाले हैं। थर्ड यूनिट जो कि महत्वपूर्ण है, आपको हो सकता है इससे अननोन भी हो, जो वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित है। तो आज हम थर्ड यूनिट के अंतर्गत जो यूरोप में पुनर्जागरण हुए, तो उस पुनर्जागरण के कारण कौन कौन से थे, प्रभाव क्या क्या थे, परिणाम क्या थे और विशेषताएं क्या क्या थी और क्या क्या चेंजमेंट आए, इसके बारे में हम आपके साथ डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो हम अपने समय को ध्यान रखते हुए जो है हम आज थर्ड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। थर्ड यूनिट कौन सी है? यूरोप में पुनर्जागरण। तो आज हम पुनर्जागरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इस तरह से हम धीरे धीरे करके 2 से 4 दिन में हम अपना ये भी चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये जो यूरोप का पुनर्जागरण है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। जैसा कि लास्ट वीडियो में जो मौर्य साम्राज्य था वो भी एक बहुत लेंदी चैप्टर था, लेकिन उसको हमने कई पार्ट्स में डिवाइड करके जो है उसको आसान बना दिया आप लोगों को समझाने के लिए, और हम आप लोगों को पढ़ाने के लिए जो कई पार्ट्स में डिवाइड किया। तो इसी तरीके से हमने जो है यूरोप में पुनर्जागरण को भी आसान बनाने के लिए इसको भी हमने कई पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो हमने मुख्य रूप से 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है यूरोप में पुनर्जागरण को समझने के लिए। तो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे क्या क्या, इसके बारे में हम आपसे डिटेल में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यूरोप में पुनर्जागरण को 5 भागों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ है, पुनर्जागरण का अर्थ एवं परिभाषा क्या है। कोई भी चैप्टर पढ़ने के पहले जो उस शब्द का नाम है उसको हमारे लिए ये समझना बहुत आवश्यक होता है कि उसका अर्थ क्या है और परिभाषा क्या है। मीन्स जनरल रूप से हमारे लिए ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरा क्या है, मैप के माध्यम से हम जो है आपसे चर्चा करेंगे कि ये जो पुनर्जागरण हुआ ये कहाँ पर हुआ
कौन कौन से जो है कॉन्टिनेंट थे जो इससे प्रभावित थे, तो उसको हम मैप के माध्यम से आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बाद में तीसरी क्या है कि पुनर्जागरण की विशेषताएं कौन कौन सी थी। इसके बाद में क्या है, पुनर्जागरण इटली में ही क्यों हुए, इसके बारे में भी हम आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर क्या है, पुनर्जागरण के कारण कि आखिरकार वो कौन कौन से कारण थे जो कि पुनर्जागरण यूरोप में हुआ, ठीक है। तो ये 5 पार्ट्स हैं जिनके माध्यम से हम पुनर्जागरण का जो चैप्टर है पूर्ण रूप से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं क्या, जैसा कि हमने आपको बताया है कि सबसे पहले हम पुनर्जागरण का अर्थ एवं परिभाषा जानेंगे। तो पुनर्जागरण का अर्थ एवं परिभाषा क्या है, इसके बारे में हम आपसे डिटेल में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि 14वीं एवं 16वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में जो सांस्कृतिक व धार्मिक परिवर्तन हुए उसे किस नाम से जाना गया, पुनर्जागरण के नाम से जाना गया। कब हुए, सदी कौन सी थी, तो सदी थी 14वीं एवं 16वीं सदी, ठीक है। सदी को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सदी कौन सी थी, तो 14वीं और 16वीं सदी के मध्य में जो मध्य में यूरोप में जो सांस्कृतिक एवं धार्मिक परिवर्तन हुए उसको किस नाम से जाना गया, तो उसको पुनर्जागरण के नाम से जाना, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि पुनर्जागरण किसे कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में इसी समय में यानी कि 14वीं व 16वीं शताब्दी में उस समय यूरोप का जो है प्रत्येक नागरिक सिर्फ और सिर्फ धर्म से संबंधित ही बातें करता था। क्या करता था, धर्म से संबंधित बातें करता था और पारलौकिक चिंतन में खोया रहता था। धर्म से संबंधित बातें मतलब कि चाहे कोई सही काम हो या गलत काम हो, वहाँ के नागरिकों को धर्म से जोड़ करके उनको डराया जाता था कि आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो है धर्म के खिलाफ है। मीन्स हर जगह पर धर्म के द्वारा व्यक्तियों को डरा दिया जाता था और उन पर प्रेशर बनाया जाता था गलत बातों को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि ये जो है इस समय का जो वहाँ के व्यक्ति थे किस पर खोए रहते थे, पारलौकिक चिंतन में खोया रहता था। पारलौकिक चिंतन में मतलब कि अभी प्रेजेंट की उसमें वो चिंतन नहीं करता था, वो मरने के बाद की जो दुनिया होती थी उस पे वो चिंतन करता था, उस पे मोक्ष पाने के लिए जो है उस समय का व्यक्ति जो है प्रयासरत रहता था। इस प्रेजेंट में क्या होने वाला है, क्या उसके हित में है, इसके बारे में कोई भी सोचने वाला नहीं था। सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर खोया रहता था, ये पारलौकिक चिंतन में खोया रहता था। क्लियर हुआ। इसके बाद में चाहे वो कला से संबंधित बात हो, चाहे विज्ञान से संबंधित बात हो या साहित्य से संबंधित बात हो, इन सभी क्षेत्रों में कौन हावी था, धर्म हावी था, ठीक है। इन सभी क्षेत्रों में धर्म हावी था कि यानी कि जो अगर कला से संबंधित यानी कला से संबंधित, कला के अंतर्गत मूर्ति है और संगीत है, साहित्य है, तो ये सारी चीजें किससे जोड़ दी जाती थी, धर्म से ही जोड़ दी जाती थी। यानी कला के अंतर्गत अगर मूर्तियां बनेगी तो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक ही बनेगी, दूसरी कोई मूर्ति नहीं बन सकती है। क्लियर हुआ। इसके बाद में अगर विज्ञान की बात है तो जब पारलौकिक बातों में व्यक्ति खोया रहता था और इस तरीके की कोई बात नहीं होती थी तो विज्ञान जैसी बातों को क्या कर दिया गया, विज्ञान की बातों को नकार दिया गया था। तो इस तरह से क्या था कि ये भी जो है इन सब में क्या था, धर्म हावी था। साहित्य अगर था तो वो भी साहित्य में अगर जो कविताएं लिखी जाती थी तो उनमें सिर्फ और सिर्फ धर्म से संबंधित ही कविताएं लिखी जाती थी। समाज में क्या हो रहा है, क्या गलत है, क्या सही है, इसके बारे में कोई लिखने वाला नहीं था, उनको छूट नहीं थी। किंतु ये जो साहित्य था ये धर्म से संबंधित अकेले कविताएं लिखता था, ठीक है, और इसी की सिर्फ और सिर्फ छूट देता था। तो इस तरह से ये पारलौकिक बातों में इस समय के लोग खोए रहते थे। तो कुछ विद्वान थे जो कि इस एज को क्या नाम दिया, डार्क एज नाम दिया।
क्या नाम दिया? डार्क एज नाम दिया या डार्क एज के नाम से जाना गया। कौन सा? 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच के काल को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो वो कौन सा नाम होगा? डार्क एज बोले कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से विद्वानों ने क्या नाम दिया? 14वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य के समय को नाम दिया क्या? डार्क एज। ठीक है, तो इस तरह से यही सारी बातें चल रही थी। तो ये 5वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक यही चलता रहा। 16वीं शताब्दी में कुछ विद्वान आए जिन्होंने समाज को देखा, जो समाज में हो रहा था, समाज की कुरीतियों को देखा और इनका खुल करके विरोध करना प्रारंभ कर दिया। तो जिन्होंने सबसे पहले खुल करके विरोध किया इन कुरीतियों का, तो वो कौन से थे? एक थे फ्रांसिस बेकन और दूसरे कौन से थे? डेकार्टे। इन्होंने क्या किया? इन लोगों ने रूढ़िवादियों से लोगों को निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने ये देखा कि ये तो समाज में ये जो चीजें हो रही हैं ये बहुत गलत हैं, तो इससे लोगों को जागरूक किया। ये पारलौकिक जैसी बातों से संबंधित ये लोग चिंतन में जो खोए रहते थे, इस पे जो है इन जो लोगों को था, इन लोगों ने जागरूक किया और इस डार्क एज से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ठीक है, तो इस तरह से क्या था कि हमने क्या जाना कि फ्रांसिस बेकन और डेकार्टे, इन्होंने ये लोग कौन से थे? जिन्होंने कि इस डार्क एज से इन दोनों विद्वानों ने लोगों को बाहर निकालने में जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ठीक है, अब इसके बाद में पुनर्जागरण का अर्थ क्या है? तो पुनर्जागरण का अर्थ होता है पुनः जागना। क्या होता है? पुनः जागना। तो पुनर्जागरण जो है अंग्रेजी के रेनेसा से बना है। किससे बना है? ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है ये क्वेश्चन कि पूछ लेता है कि पुनर्जागरण किस भाषा का शब्द है। तो अगर भाषा का पूछता है तो ये जो पुनर्जागरण है अंग्रेजी के रेनेसा से बना है। किससे बना है? रेनेसा से। और ये जो रेनेसा शब्द है ये कौन सा शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। क्लियर हुआ? किस भाषा का शब्द है? तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। और पुनर्जागरण रेनेसा के का अंग्रेजी रूपांतरण है। ठीक है, हिंदी रूपांतरण है इसका। तो इस तरह से रेनेसा शब्द का प्रयोग करने में 3 लोग बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। वो 3 लोग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या कि रेनेसा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने? वैसारी ने। किसने किया था? वैसारी ने, जो कि इटली के विद्वान थे। कहाँ के विद्वान थे? इटली के विद्वान थे। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि रेनेसा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो वैसारी ने किया। ये कहाँ से थे? ये इटली से थे। और इनकी पुस्तक क्या थी? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि इनकी पुस्तक थी लाइफ ऑफ आर्टिस्ट। कौन सी थी? लाइफ ऑफ आर्टिस्ट। इसी पुस्तक में इन्होंने जो है सबसे पहले रेनेसा जैसे शब्द का प्रयोग किया। किसमें? लाइफ ऑफ आर्टिस्ट इनकी पुस्तक थी जो बहुत इम्पोर्टेंट थी। इसमें इन्होंने रेनेसा जैसे शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया। अगर बात करता है कि वैसारी की लाइफ ऑफ आर्टिस्ट पुस्तक में किसके बारे में वर्णन किया गया है, तो ये जो है पुस्तक कला से संबंधित है। किससे संबंधित है? कला से संबंधित है। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद में हमने क्या जाना कि सबसे पहली बार प्रयोग रेनेसा शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया? तो वैसारी ने किया। पुस्तक का नाम था लाइफ ऑफ आर्टिस्ट। और इस लाइफ ऑफ आर्टिस्ट में किसके बारे में बताया गया है? तो कला के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब दूसरे विद्वान आते हैं कौन? दिदरो। ये दिदरो जो हैं इन्होंने रेनेसा शब्द का प्रयोग इन्होंने भी किया, लेकिन पहली बार अगर पूछता है तो पहली बार प्रयोग किया था किसने? वैसारी ने। और दूसरे जो विद्वान थे वो कौन से थे? दिदरो थे। तो इन दिदरो ने जो है सबसे व्यापक रूप में जो है रेनेसा शब्द का प्रयोग किया।
व्यापक अर्थ में जो है रेनेसा शब्द का प्रयोग किया, और वो व्यापक अर्थ किसके क्षेत्र में था? साहित्य के क्षेत्र में था, जो कि इन्होंने रेनेसा शब्द का प्रयोग किया। ये दूसरे नंबर के हैं। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं कौन? फ्रांसिस बेकन। तीसरे नंबर पर कौन आते हैं? फ्रांसिस बेकन आते हैं। इन्होंने भी रेनेसा शब्द का प्रयोग किया, लेकिन इन्होंने किस क्षेत्र में किया? तो इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में इस शब्द का प्रयोग किया था। किसके क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में जो है रेनेसा शब्द का प्रयोग किया था। तो हमने क्या जाना कि रेनेसा शब्द से संबंधित 3 सदस्य थे जिन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। अगर पहली बार पूछता है कि सर्वप्रथम जो है रेनेसा शब्द का प्रयोग किसने किया, तो वैशाली ने किया। इनकी पुस्तक कौन सी थी? लाइफ ऑफ आर्टिस्ट। इस लाइफ ऑफ आर्टिस्ट पुस्तक में किसके बारे में वर्णन किया गया है? तो कला के बारे में वर्णन किया गया है। दूसरे कौन से विद्वान थे? तो दूसरे थे दिदरो। इन्होंने सबसे व्यापक रूप में जो है रेनेसा शब्द का प्रयोग किया, और किसके रूप में, किसके क्षेत्र में प्रयोग किया? तो इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में रेनेसा का प्रयोग किया। इसके बाद में तीसरे नंबर पर आते हैं फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन ने रेनेसा शब्द का प्रयोग किसके क्षेत्र में किया है? तो इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में किया है। आई होप आप बहुत अच्छे से ये चीज समझ गए होंगे। अब इसके बाद में ये फ्रांसिस बेकन जो थे, ये ईश्वरीय सत्ता को नहीं मानते थे। ये ईश्वरीय सत्ता को नहीं मानते थे। सबसे पहली बार अगर खंडन करने की बात आती है कि सबसे पहली बार ईश्वरीय सत्ता का खंडन किसने किया, तो फ्रांसिस बेकन ने सर्वप्रथम ईश्वरीय सत्ता का खंडन किया। किसने किया? फ्रांसिस बेकन ने जो है सर्वप्रथम ईश्वरीय सत्ता का जो है क्या किया था कि खंडन किया था। लोग ईश्वर पर बहुत विश्वास करते थे। हमने अभी क्या बताया इसके पहले आपको कि लोग धर्म से संबंधित बातें करते थे, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, XYZ कोई भी क्षेत्र हो, धर्म से अलग कोई भी बात नहीं। समाज में क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, इसके बारे में कोई चिंतन करने वाला नहीं था। सिर्फ और सिर्फ धर्म के बारे में चिंतन करने वाला था। कि धर्म के बारे में चिंतन क्या होता था कि पारलौकिक जगत के बारे में चिंतन करना, कि मृत्यु के बाद का जो है मोक्ष कैसे मिलेगी, इस पे लोग परेशान रहते थे। प्रेजेंट में किस तरीके से हमको उसको मैनेज करना था, इसके बारे में कोई जो है सोचने वाला नहीं था या जागरूक करने वाला नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से जो है जो फ्रांसिस बेकन थे, इन्होंने क्या किया, ईश्वरीय सत्ता का खंडन किया कि ईश्वर जैसी कोई चीज होती है वो इसको बिल्कुल नहीं मानते थे और इसको नकार दिया। और इन्होंने क्या किया कि इनका खंडन किया। इनका एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है, किसका? फ्रांसिस बेकन का, जो कि अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। वो कौन सा था? सत्य सत्ता का नहीं वरन समय की पुत्री है। क्या है? सत्य सत्ता का नहीं वरन समय की पुत्री है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है फ्रांसिस बेकन का। ठीक है, फ्रांसिस बेकन का है। अब इसके बाद में इसके बाद में हम जानेंगे क्या कि पुनर्जागरण का अर्थ क्या है। हमने अभी शाब्दिक अर्थ जाना, अब जो है हम अर्थ जानने की कोशिश करते हैं कि पुनर्जागरण का अर्थ क्या है। तो पुनर्जागरण के अर्थ की बात आती है तो पुनर्जागरण का अर्थ है पुनः जागना। क्या होता है? पुनः जागना, यानी कि पूरे समाज में पूरे समाज का विभिन्न रूपों में जागना। मैंने क्या बताया है कि अभी पिछले उसमें हमने थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि किसी भी क्षेत्र में धर्म ही हावी था, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, चाहे स्थापत्य का क्षेत्र हो, XYZ कोई भी हो क्षेत्र हो, इसमें जो है क्या था? धर्म हावी था। लेकिन इस पुनर्जागरण के माध्यम से जो है पूरा समाज जग गया। ये जो विद्वान हुए, फ्रांसिस बेकन जैसे दिदरो हैं दिदरो हैं, फ्रांसिस बेकन हैं, वैसारी हैं, ये ऐसे समाज सुधारक हुए जिन्होंने लोगों को सच्चाई से अवगत कराया कि सच्चाई है क्या। ये जो चर्च था, चर्च के पादरी लोग थे, लोगों को डराते थे कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, चाहे वो गलत ही हो,
उन पर प्रेशर बनाते थे अपनी बातों को मनवाने के लिए, धर्म का जो है धर्म का विकराल रूप दिखा करके कि हमारा धर्म ऐसा नहीं है, अगर आप ऐसा करेंगे तो ये धर्म के खिलाफ होगा। ये कौन लोग करते थे? ये चर्च और पादरी, जो चर्च के पादरी लोग होते थे, समाज के लोगों को इस तरीके से डराया करते थे। तो इसी समय जो विद्वान थे, यूरोप में बहुत सारे विद्वानों का उदय हुआ और विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को अवगत कराया। ठीक है, तो जो चर्च के लोग होते थे, तो ये लोग क्या करते थे कि जो उनकी पुस्तक थी ओल्ड टेस्टामेंट, उसका जो है गलत व्याख्या करते थे, गलत व्याख्या करते थे, क्योंकि पब्लिक उस समय कैसी थी, साक्षर नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो बुक्स भी नहीं पढ़ सकती थी और कई सारे रीज़न रहे जो कि उस बुक्स का अध्ययन नहीं कर सकते थे। तो उसका जो पढ़े लिखे लोग थे, उस पादरी जो चर्च के लोग थे, उसका गलत जो है क्या किया, इन लोगों ने गलत एक्सप्लेन किया और इन लोगों को धर्म का रास्ता दिखा करके जो समाज के भोले भाले लोग थे, इनको डराने की कोशिश की। ठीक है, और किसने? जो चर्च के लोग थे, उन लोगों ने। तभी जो है कई सारे विद्वानों का जो है जन्म हुआ और उन लोगों ने सच्चाई को जाना और इस अंधकार युग से सभी नागरिकों को बाहर निकालने में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। ठीक है, तो जो मतलब कहने का मतलब है कि पूरा समाज एक साथ जग गया, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, एक साथ जग गया और इन कुरीतियों का विरोध किया। ठीक है, तो यानी कि मध्य युग से, अगर हम जनरल रूप से कहें कि मध्य युग से आधुनिक युग में प्रवेश करना, क्या है? मध्य युग में क्या क्या था? मध्य युग में हमने क्या बताया कि समाज कई सारी कुरीतियों से, बहुत सारी रूढ़िवादियों से ग्रसित था। वो रूढ़िवादियां कौन कौन सी थी? जैसे सामंतवादी युग, ठीक है, दूसरा क्या था? चर्च की प्रधानता थी और कैसा था? अंधकार युग। ठीक है, तो इस युग से आधुनिक युग में लोगों ने क्या किया? प्रवेश किया। यही क्या कहलाया? पुनर्जागरण कहलाया। नई नई चीजों को अपनाया, सच्चाई को जाना और उसी के अकॉर्डिंग जो है उसको अपनाया, तो इसको क्या कहा गया? पुनर्जागरण कहा गया। तो ये मध्य युग का अगर टाइम पूछता है तो ये कौन सा है? 5वीं सदी से लेकर के 15वीं सदी तक के युग को क्या कहा जाता है? मध्य युग कहा जाता है। तो मध्य युग में मध्य युग की विशेषता क्या थी? सामंतवादी युग था, चर्च की प्रधानता थी और अंधकार युग तो था ही। तो चर्च की प्रधानता मतलब कि यहाँ पर मानववाद नहीं था, किसी भी तरीके का कोई भी तर्क नहीं। अगर चर्च ने जो बोल दिया ये सही है तो सही है, कोई उसका विरोध करने वाला नहीं, कोई तर्क करने वाला नहीं। विज्ञान जैसी कोई टेक्निक ही नहीं थी, इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा था। तो ये क्या था? चर्च की प्रधानता की वजह से ये सारी कुरीतियां समाज में व्याप्त थी। ठीक है, तो इस तरह से चर्च जो कुछ भी कह देता था उसका कोई भी विरोध करने वाला नहीं होता था। किसका? चर्च का विरोध करने वाला कोई भी नहीं होता था कि चर्च सही कह रहा है या गलत कह रहा है, तो वह सही है या गलत। इन्हीं कुरीतियों को त्याग कर जब चर्च जो कहता था, अगर गलत बातों को त्याग दिया, किसने? समाज ने। इन कुरीतियों को त्याग कर नई धारणाओं को जो अपनाया गया लोगों के द्वारा, तो ये किस नाम से जाना गया? ये पुनर्जागरण के नाम से जाना गया, यानी कि पुनर्जागरण काल के नाम से जाना गया। तो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और नेक्स्ट डे हम जो है मैप के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से देश थे जहाँ पर पुनर्जागरण का उदय हुआ और कौन कौन से कॉन्टिनेंट थे, वो मैप के माध्यम से ही हम आपको समझा पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप समय के साथ आप इसको रिवाइज करते जाइएगा। अभी आप पहली बार इसको पढ़ रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही होंगी, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा एक एक चीज़ आपको क्लियर होती जाएगी। ठीक है, तो आप चलने के पहले आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं
तो सब्सक्राइब कर लें, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जावान हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। धन्यवाद।